नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग जैन, एमडी मेडिसिन, एक फिजिशियन हूँ और आगरा स्थित बाग फरजाने में परिणय कुंज में अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभिवीरा फाउंडेशन का, जिनके की कैंपेन बीइंग अलाइव बी अलाइव और फाइट अगेंस्ट कोरोना में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आज हम बात करेंगे कोविड-19 या कोरोना वायरस डिसीज़ की, जिसने कि महामारी की शक्ल में पूरे विश्व को अपना गिरफ्त में ले लिया है, जिससे कि भारत भी अछूता नहीं है। इससे होने वाले मरीज़ों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके कि आंकड़े आप अपनी न्यूज़ चैनल्स पे टीवी में रोज़ देखते रहते हैं। ये बीमारी एक वायरस SARS-CoV-2 जो कि एक आरएनए वायरस है, उससे पैदा होती है, जो एक फोमाइट्स या ड्रॉपलेट्स के फैलने से होता है। ये फोमाइट्स या ड्रॉपलेट्स एक सूक्ष्म महीन कण होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये महीन कण वातावरण में फैल जाते हैं और पास स्थित किसी व्यक्ति के आँख, नाक या मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इसे बीमारी की गिरफ्त में ले लेते हैं। ये कण एक वेंटिलेटेड रूम में 10 मिनट तक रह सकते हैं और एक नॉन वेंटिलेटेड रूम में 3 दिनों तक भी हवा में तैरते हुए पाए जा सकते हैं। ये वायरस एक हीट सेंसिटिव वायरस है, जो कि 35 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ घंटे जीवित रह सकता है, लेकिन 75 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ये 5 मिनट से भी ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। 4 डिग्री टेम्परेचर पर ये 14 दिन तक जीवित रह सकता है और कुछ वस्तुओं की सतह पर ये 7 दिनों तक भी आपको जीवित देखने को मिल सकता है। इस बीमारी के ट्रांसमिशन को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 1 में विदेश से संक्रमित लोगों को रखा गया है, जो विदेश से यात्रा करके संक्रमित हो जाते हैं, स्टेज 1 में आते हैं। स्टेज 2 में इन विदेशी संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हुए लोग जो इससे प्रभावित हो जाते हैं, स्टेज 2 में आते हैं, जिसे कि लोकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। स्टेज 3 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है, जब ऐसे लोगों को बीमारी के लक्षण होते हैं जिनको कि किस से बीमारी पैदा हुई, इस कॉन्टैक्ट का ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता, वो स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 के बाद स्टेज 4 में वाइड स्प्रेड आउटब्रेक होता है, जिसमें कि लाखों केसेस चारों तरफ से आने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में देखा जाए तो 70% लोगों में कोई लक्षण नहीं होता है, जिन्हें कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहा जाता है, और यही लोग हैं जिनकी वजह से ये बीमारी ने इतना भयावह रूप ले लिया है, क्योंकि इन मरीज़ों को, इन लोगों को भी नहीं मालूम होता है कि इनको ये बीमारी खुद को आ चुकी है और ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, और जाने अनजाने में बाकी लोगों को संपर्क में आने से ये बीमारी फैलाते रहते हैं। 15 से 20% लोगों को लक्षण आते हैं, जिनमें कि हाई ग्रेड फीवर, तेज़ बुखार आना, गले में दर्द होना, सूखी खांसी आना और सांस फूलना इत्यादि हो सकते हैं। 7 से 10% लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता होती है अस्पताल में, जिनमें से कि 3 से 3.5% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कौन से लोग इनसे ज़्यादा प्रभावित होने का खतरा रखते हैं? जिनमें कि 70 वर्ष से ज़्यादा के लोग, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और सांस की बीमारी है, हृदय रोग है, मोटापा है, कैंसर है, या उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को इस बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हल्की बीमारी के लक्षण 2 हफ्ते तक में ठीक हो जाते हैं, लेकिन हल्की बीमारी के लक्षण से ज़्यादा सीरियसनेस होने तक ये 1 हफ्ता भी लग सकता है। हल्के लक्षण आने से लेके और मृत्यु तक 2 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। इस बीमारी का पता लगाने के लिए 2 तरह से टेस्ट किया जा सकता है। RT-PCR तकनीक, जो कि एक महंगी तकनीक होती है, लेकिन ये बहुत रिलायबल तकनीक होती है, जिसमें कि इसके एंटीजन आरएनए को डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन इसकी सभी जगह उपलब्धता ना होने की वजह से इसका सभी लोगों में इस्तेमाल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी तकनीक एंटीबॉडी डिटेक्शन है, जो कि 5 से 7 दिन बाद ही पॉजिटिव आता है, लेकिन एक सस्ती टेक्निक होती है, जिसे किट की शक्ल में उपलब्धता होती है और बहुत ज़्यादा लोगों को मास स्क्रीनिंग के रूप में इस टेस्ट को किया जा सकता है, लेकिन ये इसके ज़्यादा रिलायबल ना होने की वजह से अभी इसके इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं, और विदेश से आई हुई किटें जो पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं थी, उनकी वजह से भी ये टेस्ट नहीं हो सके। आने वाले समय में इन टेस्ट किट्स की उपलब्धता पर इस मरीज़ को ज़्यादा पता लगाया जा सकता है।
इसके प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, शरीर का आपस में दूरी बनाए रखना। 6 फीट या 2 मीटर की दूरी बना के रखनी होती है, जिससे कि जो फोमाइट्स या ड्रॉपलेट्स हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में ना जा पाएँ और उनको एक दूसरे को इससे संक्रमण ना हो पाए। इससे बचाव के लिए मास्क यूज़ किए जाते हैं, जो कि N95 मास्क हेल्थ वर्कर्स यूज़ करते हैं। सामान्य पॉपुलेशन में, सामान्य वर्ग में आम लोगों को कॉटन से बने हुए मास्क यूज़ करने चाहिए, जो कि डबल या ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं। और सर्जिकल मास्क जो ट्रिपल लेयर्ड होते हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्क लगाकर हम इसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसकी ये वजह है कि हम मास्क लगाने के बाद बार बार अपने हाथ को अपने फेस पे लगाते रहते हैं, जिससे कि वो कीटाणु सारे हाथों पे आ जाते हैं और उससे पूरे शरीर पर या दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें मास्क लगाकर अपने हाथों को बार बार चेहरे को छूने से बचना चाहिए। हैंड हाइजीन, इसके लिए हम हैंड रब यूज़ करते हैं, जो कि 80% अल्कोहल बेस्ड होता है, और अगर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिली हो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इस हैंड रब से हम 15 से 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ते हैं, जब तक कि हाथ सूख न जाएं। क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड हैंड रब भी यूज़ किया जा सकता है, जो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। हैंड वॉश को जो 6 स्टेप्स हैं और सभी यूट्यूब पे और सभी चैनल्स पे इनको बताया जा रहा है, इस किसी भी साबुन के पानी से और 30 से 40 सेकंड तक हाथ को धोना चाहिए और सभी स्टेप्स का पालन करना चाहिए। इससे भी हम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें क्वारंटीन में रखना होता है और जब तक कि कोई उनको लक्षण नहीं आ जाता है जब तक इंतज़ार करना होता है। जिन लोगों को मामूली लक्षण आते हैं, हल्का बुखार, तेज़ बुखार, खांसी, उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगर पैरासीटामोल या सिंपल कफ सिरप से इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है तो जल्द से जल्द अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और लंबे समय तक खुद ही स्वयं इलाज करके स्थिति को ज़्यादा ख़राब करने की प्रतीक्षा ना करें। कुछ पेशेंट्स जिनको आईसीयू में या हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत होती है, उनमें सांस फूलना प्रमुख है। ऐसे लोगों को जल्दी भर्ती करके और गहन चिकित्सा इकाई में रखा जाता है और एंटीवायरल ड्रग्स और कुछ स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स जैसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। एक दवा HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट का चलन सुनने में आता है, जो कि एक क्लोरोक्विन की डेरिवेटिव है। इस दवा को डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए और सिर्फ इसके 2 ही इंडिकेशन होते हैं, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव है या फिर जो कोविड पॉजिटिव लोग मरीज़ के संपर्क में आए हैं या उनके साथ में रह रहे हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं, सिर्फ उन्हें ही इन को लेने की सलाह दी जाती है। इस बीमारी की जो वैक्सीन है वो अभी विकसित नहीं हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल है इस बीमारी के रोकथाम के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ये दावा करती हैं कि उन्होंने ये वैक्सीन विकसित कर ली है, लेकिन अभी कमर्शियल अवेलेबल नहीं है। और जब तक कि अवेलेबल नहीं हो जाती, हम लोगों को हैंड हाइजीन, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और सभी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सरकार की जितनी संभव हो सके मदद करें, इस बीमारी को ज़्यादा फैलने से बचाव रखने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।